नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश संगठन के नींव के पत्थर श्री विजेंद्र सिसोदिया जी। विजेंद्र जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। विजेंद्र जी, सीधा सवाल आपसे कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के संगठन में निगम और मंडल के अध्यक्षों को लेकर जिस प्रकार से एक ऊहापोह की स्थिति बनी है, 2.5 साल में 2 बार लिस्ट जारी हुई, दूसरी बार में आपका भी नाम भारतीय जनता पार्टी के उस सूची में है। आपको क्या लगता है कि बाकी जो निगम मंडल हैं उनकी नियुक्तियां भी अटकी हुई हैं? पहले तो आपको नियुक्त होने पर बहुत बहुत बधाई, लेकिन जो सूची अटकी हुई है वो किस विषय वस्तु को लेकर अटकी हुई है और उनकी कब तक आने की संभावना है? नहीं, सूची अटकी का सवाल नहीं होता। जहाँ इक्वलेंट लीडरशिप ज़्यादा होती है वो पार्टी भाग्यशाली होती है। जैसे मैं ऊर्जा विकास निगम का अध्यक्ष बना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सर्वश्रेष्ठ था। इस पार्टी में मेरे जैसे भी सैकड़ों अन्य लोग भी थे, और जब सैकड़ों लोगों में से 10-20 आपको चुनना है तो फिर लीडरशिप को दिक्कत होना है। इसलिए दिक्कत होना है कि ये भी योग्य है, ये भी योग्य है, ये भी योग्य है, इसलिए थोड़ा बहुत समय उसमें लगता है। सर्वसम्मति और सर्वसहमति बनाने की प्रक्रिया में ये समय लग रहा है। थोड़ा समय लगता है, परंतु अब ये सेकंड सूची, पहली सूची इसके पहले जारी हो चुकी है, ये दूसरी वाली सूची है। और माननीय मुख्यमंत्री जी बीच में बोला था कि वो जल्दी से 8-10 दिन में एक सूची और जारी करने वाले हैं, तो सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के संगठन ने लगातार आप पर भरोसा जताया है, ऊर्जा विकास निगम पहले से ही मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक फ़ायदे का सौदा साबित हुआ है, और ऊर्जा को लेकर और खनिज को लेकर कई नए काम भी जारी हो रहे हैं, सुचारू रूप से चल रहे हैं। तो अब आप उन पर क्या आपका नया ऐसा नज़रिया रहेगा कि उनको और ऐसा किया जाए ताकि मध्य प्रदेश सरकार को कुछ और आर्थिक लाभ पहुंचाया जा सके? देखिए, पिछले टर्म में जब मैं ऊर्जा विकास निगम का अध्यक्ष बना था तब कुल 29 करोड़ का टर्नओवर था, कुल 29 करोड़ का, उसमें सैलरी भी आ गई। जब सारी बाडी भंग करी, नई सरकार आ गई, मतलब हमारी सरकार फिर से आ गई, पर नई बार आई, तो वो परंपरा है, भंग कर देते हैं। उस समय 149 करोड़ का टर्नओवर था, 29 से 149, मतलब ये परसेंट नहीं, गुना है। इतना गुना एकदम इस निगम ने उछाल गया। इसके लिए मैं कह दूं कि मैं योग्य हूँ, ऐसा नहीं है, मेरा भाग्य भी इसमें साथ काम कर रहा था। क्योंकि जिस समय मैंने ज्वाइन किया उस समय नवकरणीय ऊर्जा डिपार्टमेंट अलग हो गया, और उसी समय बिजली की समस्या के कारण विश्व में सोलर पे जोर देना शुरू किया, तो सबका ध्यान सोलर की तरफ गया, बड़ा फंड सोलर की तरफ आया, और आज भी उससे कई गुना फंड आया है। समस्या यह है कि सोलर की महंगी सामान है, इसको सरल कैसे, सस्ता कैसे करें, और आम लोगों में इसकी लोकप्रियता कैसे करें। वैसे हमने पहली बार मध्य प्रदेश के हर जिले में, हर ब्लॉक में सोलर की दुकानें खोली। ये मध्य प्रदेश में ही है, 230 ब्लॉक में दुकानें, जहाँ चाहोगे वहाँ पे सोलर का सामान मिल जाएगा, परंतु थोड़ा सामान महंगा होता है, सब्सिडी के बाद भी महंगा होता है। तो अब जो छत होती है, रूफ पर अपनी छत होती है, अब बड़ी छत पे बड़ी सब्सिडी के साथ अपन सोलर की प्लेट्स लगा रहे हैं। वो सोलर की प्लेट्स उनकी घर की बिजली देगी, और जितनी बिजली बचेगी वो एक मीटर लगा के सरकार खरीदेगी। आप कल्पना करो, बड़े बड़े गाँव में कितने घर होंगे जिनकी छतें ऐसी पड़ी, काम का उपयोग नहीं होता है, उन सब पे अगर सोलर की प्लेट लगी तो कितनी बिजली होगी? एक। जब मैं चेयरमैन बना तब 200 नाटिकल मील की स्पीड की हवा 180 फुट पर चलना चाहिए तो विंड घूमेगी, पंखा घूमेगा, ऐसा नियम था। उस समय मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने बात रखी थी, उस समय हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी। मैंने कहा था नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अनंत मामला है ये, तो उन्होंने 180 का लिमिट ख़त्म कर दिया। अब 200 पे भी पाइप ले सकते हो, आप 250 पाइप ले सकते हो। तो जहाँ पर 180 पे ये स्पीड नहीं मिल रही थी एयर की, वो 250 पे मिलने लगी। तो मध्य प्रदेश में विंड वाला एरिया बहुत बड़ा खुल गया। छोटी मोटी पहाड़ी है तो वहाँ भी विंड का प्रेशर आ गया। सिर्फ सोलर की समस्या है, क्योंकि सोलर में राजस्थान में बिजली गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ बिजली उस सोलर की प्लेट ये तो हुआ आपके निगम के कार्य प्रणाली में आप क्या आगे सोचते हैं उसके नज़रिए की बात। लेकिन जिस प्रकार से ये चूंकि भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, बावजूद इसके कांग्रेस इस पर चुटकी लेने से नहीं चूक रही है। वो ये कह रही है कि कहीं ना कहीं
निगम मंडलों की नियुक्तियों को लेकर जिस प्रकार से लेट लतीफ़ी हो रही है, इसमें मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकार पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं उनको फ्री हैंड नहीं है, और बावजूद इसके इतर इसके के बिल्कुल बहुत जो खास और वैसे लोग हैं, जो बहुत वरिष्ठ लोग हैं, उनको ही मौका दिया जा रहा है, नए लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस इसमें एक अपना एक राग जो है अलाप रही है, तो आप उसको किस दृष्टिकोण से? मेरा मनोविज्ञान विषय है और मानव की साइकोलॉजी है। अगर वो किसी के कैरेक्टर पे आरोप लगा रहा है, आप पक्का मानो वो आदमी चरित्रहीन है। तुझे कैसे फुर्सत किसी के कैरेक्टर की चिंता करने की, है ना? मतलब कांग्रेस अगर ये बोल रही है कि इनमें गड़बड़ चल रही है, तो उनमें गड़बड़ होती थी, तभी तो वो हमारी बात कर रहे हैं, तभी तो उनमें सिर्फ फड़ावल होती थी। आदमी कुछ भी आरोप लगाएगा, किसी पे भी आरोप लगाएगा, तो वो अपने को सामने रख के लगाएगा कि मैं अगर होता तो ये करता। इसलिए ये कांग्रेस की निजी समस्या वो भाजपा के हिसाब से जोड़ते हैं। जैसे सरल उदाहरण बताता हूँ, जब भी ट्रांसफ़र होता है तो अजय सिंह तो या इनके कांग्रेस के नेता तुरंत बोलते हैं इतने 1000 करोड़ का लेन देन हो गया। अरे तुम्हें रेट कैसे मालूम? तुम्हें कैसे मालूम कितने 1000 करोड़ मिल जाते इसमें? इसका मतलब उनको मालूम है कि एक ट्रांसफ़र में इतने रुपए मिलते हैं। अब इतने ट्रांसफ़र हो गए, इतने हो गए, क्योंकि वो खाते आए हैं। तो जो भी कांग्रेस आरोप लगाएगी, आप तय मानो ये उनकी खुद की प्रगति है, वो बीजेपी के नाम से थोपते हैं। उनके खुद का वो मतलब सेल्फ एक्सपीरियंस को आपके सामने शेयर करते हुए उसका पूरा कैलकुलेशन डेवलप करते हैं। जी, बिल्कुल वही करते हैं। क्यों, क्या करें, इनको कहाँ से मालूम? मैं कई बार पूछता हूँ, आपको रेट कहाँ से मालूम? अब बात कांग्रेस की चलने के लिए तो कांग्रेस के सारे पहलुओं को एक बार छू लें। रतलाम झाबुआ की जो हार हुई भारतीय जनता पार्टी की, उस पर कांग्रेस ने ये कहा कि अब जनता ने परिवर्तन का शंखनाद कर दिया है, और शिवराज जी की जो सर्व स्वीकारता है, शिवराज जी का जो जादू है वो ख़त्म हो गया है, मोदी लहर थम गई है। आप इस पर क्या कहेंगे? सर, मैं शिवराज सिंह जी से शुरू करता हूँ, और मैं उनकी तारीफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री ईमानदारी से पृथ्वी हजारों साल तपस्या करे तो एक शिवराज सिंह चौहान पैदा होता है जिसके मन में दर्द है। मैं कुछ दिन की पहले घटना बताता हूँ। अपने शिव जी को, अपने गणेश जी को जब अपने खमाने जाते हैं ना पंचमी पे, तो मैं एक 5-7 साल पहले उनके साथ था। तो जाते जाते उनके चेहरे का भाव चेंज हुआ, किसी का फ़ोन आया, मैंने ऐसे ही पूछा ये क्या हुआ? तो मुझे प्रेम से बोलते हैं दरबार कुछ आतंकवादियों ने अपने एक सिपाही को शहीद कर दिया यार। मतलब सिपाही कहाँ गया? बस्तर बॉर्डर पे अपने बालाघाट पे ख़त्म हुआ था। ये 7-8 साल पुरानी बात है। मुख्यमंत्री होता दूसरा मोटी चमड़ी का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु उस सिपाही के साथ ये हादसा हुआ, उनके चेहरे पे दर्द पैदा हुआ। ये सेंसिटिव व्यक्ति है सर, ज़रा भी समाज को तकलीफ होती तो इनको तकलीफ होती है, और इसलिए उनकी पकड़ नीचे तक है। अभी उनकी यात्रा निकली थी और मध्य प्रदेश की जवान लड़कियां किसी से हाथ नहीं मिलाती। उनकी इमेज लड़कियों के दिमाग में ऐसी है कि सगे भाई से ज़्यादा है, सगे मामा से ज़्यादा है। लड़कियां दौड़ दौड़ के हाथ मिला रही थी। ये भावनात्मक बात है, इसलिए उन्होंने हर एक के घर में पेड़ बनाई है उनके परिवार के सदस्य के समान। तो कांग्रेस सोचती है कि शिवराज सिंह को जब तक खत्म नहीं करोगे, जब तक भाजपा को हिला नहीं सकते। व्यापम को लेकर जिस प्रकार से शिवराज जी की व्यक्तिगत छवि धूमिल करने की जो एक कांग्रेस ने एक कोशिश की, सब ने देखी, मीडिया में भी तमाम सारा वाक युद्ध, विचार, आलेख, वाद विवाद सब आए, तो क्या ये पूरी कवायद सिर्फ उसी दिशा में थी? सर, मैं आपको समझाता हूँ। व्यापम का जो केस शुरू हुआ उसके बाद 14 उपचुनाव हो चुके हैं, लोकसभा के, विधानसभा के उपचुनाव 3 सरकार के अंदर। उसमें हम 2 हारे, एक अभी लोकसभा का हारे, उसके पहले एक विधानसभा का हारे थे। 12 चुनाव हम जीते। उन 12 चुनाव में ने व्यापम का ही मुद्दा रखा था। सारे नगरीय निकाय के चुनाव में ने व्यापम का ही मुद्दा रखा था। जनता सबसे बड़ी अदालत होती है, सबसे बड़ी अदालत ने इनको किक आउट किया। जनता मानती है कि झूठी बात है, ये फर्जी बात है, कोर्ट तो मान ही नहीं रही है, परंतु जनता भी नहीं मान रही है कि ये बात सही है। इसलिए व्यापम का मुद्दा लाए इसीलिए थे, परंतु उसकी हवा निकल गई, अब वो मजाक बन के रह गया। मध्य प्रदेश के पटल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से विकास की बात की, भारतीय जनता पार्टी को लगातार कृषि कर्मण अवार्ड मिला, सूखे की स्थितियाँ रहीं बावजूद इसके मिला। सरकार के ऊपर एक और बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया गया, वो ये कि ये आंकड़ों की सरकार है। चाहे ऊर्जा की बात हो, चाहे पर्यटन की बात हो, सरकार आंकड़ेबाजी में माहिर है और ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करती है कि अवार्ड ले आती है। तो ये आंकड़ों का खेल है या वाकई में मेहनत की विकास गाथा है? इस बार कृषि कर्मण्य जो अवार्ड मिला है
वो बीजेपी की सरकार में मिला। इसके पहले 3 बार कांग्रेस की सरकार में मिला। अवार्ड सेंट्रल की सरकार देती है, आंकड़ों की जांच उनके अधिकारी करते हैं, कैलकुलेशन उनके मंत्री करते हैं, वो प्रशंसा उनकी मंत्री करते हैं। या तो वो मान ले कि पिछले 3 में बुद्धिमान उनकी सरकार नहीं थी, आंकड़े उनको जोड़ना नहीं आता था, और अगर ये नहीं मानते हैं तो फिर वहाँ से यहाँ तक आंकड़े सही हैं। और मैं किसी आंकड़े को गलत क्यों कहता हूँ, आप सिद्ध करो ना। अगर हम बोलते हैं कि हमारा इरीगेशन 13% बढ़ गया या 16% बढ़ गया, तो आंकड़े हैं 16% में इतने गांव बढ़े, सरल बात है। उस गांव के पोस्ट ऑफिस को फ़ोन करो या कोई आपका कांग्रेस का कार्यकर्ता उससे पूछो सिंचाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी, मालूम हो जाएगा। खाली कहने से नहीं होता, करने से होता है। तो दुर्भाग्य से कर्म नहीं करते। तो आपने कहा कि कांग्रेस अकर्मण्य स्थिति में, तो आप अकर्मण्य कांग्रेस का 2018 में क्या भविष्य देखते हैं? आपको कितनी ताकत से टक्कर दे पाएगी कांग्रेस? कांग्रेस का एक भाग्य है मध्य प्रदेश में कि जहाँ तीसरी पार्टी नहीं है, इसलिए कितना ही पीछे दौड़े हमें, नंबर 2 पे वो खिलाएंगे। क्योंकि रेस में अगर 2 लोग दौड़ें और पहला आदमी 400-800 मीटर भी दूर है, तो सेकंड वाला फिर भी वो कितने ही पीछे सेकंड खिलाएगा। इसलिए ये सेकंड पे लेकिन वो जो दौड़ के बीच का जो अंतर है कि कितने समय में दोनों ने दौड़ पूरी की, कितने अंकों पे, जिस प्रकार से आप दावा करते हैं कि इस बार कांग्रेस और कम अंकों पे रह जाएगी, तो क्या वाकई में वो दावा साबित होगा? नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना कि अंक में रह जाएगी, परंतु दूसरे नंबर की पार्टी रहेगी, वो उनके भाग्य की बात है। परंतु मुझे लगता है 1 साल के अंदर, क्योंकि अब एक बात और आ रही है, शिवराज सिंह जी की लोकप्रियता जो है अपनी जगह काम कर रही है। मोदी जी के काम का रिएक्शन 6 महीने के अंदर क्लियर सामने आने लगेगा। अभी हम अमेरिका गए, क्या करके आ गए, तो ब्राज़ील गए तो क्या करके आए, तो इंग्लैंड, अभी क्या करके आगे बात नहीं, वो जो करके आए उसका असर 1 साल के अंदर आने लगेगा। और जैसे ही 1 साल के अंदर आने लगेगा तो फिर ताकत और बढ़ेगी, अभी से और आगे बढ़ेंगे। तो कांग्रेस तो बहुत पीछे हट जाएगी। कांग्रेस तो, अगर मोदी जी की बात करें तो कांग्रेस कह रही है कि वो तो विश्व का पर्यटन कर रहे हैं, वैश्विक पटल पे किया क्या, एक उपलब्धि बताएं अभी। नहीं, मैं बता ना कि जैसे अपन ने कोई समझौता किया और उन्होंने कहा हम प्लांट लगाएंगे, है ना, तो प्लांट के लिए ज़मीन लेंगे, सब लेंगे, 6 महीने उसमें लग जाते हैं, 6 महीने प्लांट की नींव रखने लगते हैं। तो मैंने बोला ना कि मोदी जी की जितनी यात्राएं हैं, मोदी जी ने जो काम किया उसका परिणाम 1 साल के अंदर दिखने लगेगा। और अभी तो चुनाव में 2-2.5 साल है, जैसे परिणाम सामने आएगा कांग्रेस का, ऐसे ही न केंद्र में पता चलेगा। मध्य प्रदेश में तो इनको खड़े रहने को जगह नहीं, लेकिन खड़े रहने को जगह ना होने के बावजूद तो पदयात्रा कर रही है कांग्रेस। कौन सी गलियों में कर रही है जहां खड़े रहने को जगह नहीं है? जनता का प्रतिशत कांग्रेस कह रही है हमें मिल रहा है, अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है क्या? अगर आप 10 लोगों को साथ लेके चलो, ये कांग्रेस की टेक्नोलॉजी, हम नहीं करते। 20 गाड़ी साथ लेके चलेंगे, 20 गाड़ी में 200 लोग हो गए, हर सभा में 200 लोग तो उनके हो गए, 25 गाँव वाले हो गए, तो वो कहते हैं हर सभा में 250 लोग आ रहे हैं, तो वो 200 परमानेंट चलते हैं उनके साथ। अब ऐसी सभाएं करते रहोगे तो मन में प्रसन्न होते रहो। लोकप्रियता तो वो होती है कि शिवराज सिंह जी भूल में भी किसी गांव में उतर गए तो 20 मिनट में 1000 लोग इकट्ठे हो गए, लोकप्रियता वो होती। परंतु मैं बहुत आलोचना नहीं करता, मैं तो अभी ये डाउटफुल हूँ कि असली कांग्रेस कौन सी, एक असलम शेर खां की कांग्रेस है नहीं, लेकिन और एक इनकी कांग्रेस है। उनकी भी कांग्रेस कमलनाथ को वो कमल के विरुद्ध खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका भी टारगेट तो भारतीय जनता पार्टी है, उससे कांग्रेस को क्या नुकसान? सर, टारगेट का झगड़ा नहीं है। एक विधानसभा में जब 2 कांग्रेस खड़ी होगी तो आदमी वोट किस में डालेगा? वो पूछेगा ना असली कांग्रेस कौन है, जब तक तो वोट ही डल जाएंगे। इसलिए अभी तो कांग्रेस ही तय नहीं कर पा रही है। वो लेटर पेड पे असलम शेर खां चिट्ठी लिखता है मध्य प्रदेश सरकार को कि हमें कांग्रेस के नाते ये जानकारी दी जाए। अब किसको दे जानकारी? देना चाहिए प्रतिपक्षी दल है, किसको दे जानकारी? उनकी सिर्फ फुटबॉल है सर। एक दिन उन्होंने गणेश जी की स्थापना कर ली थी, एक बार उन्होंने गणेश जी की स्थापना कर ली थी। उनका सौभाग्य था कि दुर्भाग्य था मुझे नहीं मालूम। ईद में लोग पाड़ा काट के ले गए वहाँ पे, और जगह जगह कबाब बांटते फिरे, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। वो परेशान होकर उनके नेता भागते फिरे। अब ये तो उनके हाल है, तो कहाँ से कांग्रेस चलेगी सर? अगर कांग्रेस की जो सिर फुटौल है उसको अगर आप ये मानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जीत का कारण बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का विकास जीत का कारण बनेगा, या कांग्रेस की जो एकजुटता जो कांग्रेस में नहीं है वो भारतीय जनता पार्टी की जीत का कारण है? मूल कारण क्या है? नेगेटिव बात पे मैं नहीं आ रहा हूँ कि कांग्रेस नहीं है तो हमको वोट मिलेगा। हम यहाँ पे 13 साल से हैं, इसलिए कांग्रेस के खिलाफ कोई बात करके हम वोट लेंगे ऐसी स्थिति हमारी नहीं है। हमको तो पॉजिटिव वोट ही मिलेंगे। हमने कुछ किया तो हमको वोट मिलेंगे, हमने कुछ नहीं किया तो हमको वोट नहीं मिलेंगे। परंतु इस विधानसभा के परिणाम देखो ना,
पिछली विधानसभा से ज़्यादा सदस्य आ गए हमारे, जबकि हम तीसरी बार चुनाव लड़े। लोग कह रहे हैं तीसरी बार तो खड़े होने को जगह नहीं मिलती, 10 साल बाद तो कोई पार्टी नहीं थी, हमें 10 साल से ऊपर निकल गए। एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछूं मैं आपसे कि चूंकि आपके जैसे लोग जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाने की भूमिका में नींव का पत्थर बन गए, कभी वो पत्थर कंगूरा बनता है, कभी किसी आपको परिवहन निगम की जवाबदेही मिली, आपको मुख्य प्रवक्ता की जवाबदेही मिली, अभी आपको ऊर्जा विकास निगम की जवाबदेही मिली। तो ये जो जवाबदेही है ये आपकी सत्ता लोलुपता है या जो मिल जाता है वो सहज स्वीकृति है? और ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, यही भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है कि जो दिया वो जवाबदेही है, वो कर्तव्य है, उसको पूरा करना है, बस इसके आगे ना सोचना है ना इसके पीछे सोचना है। ये मूल क्या है? कांग्रेस कहती है सत्ता लोलुपता है, गिने चुने लोगों को रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं। मैं जो बोलूँगा वो बहुत सारे लोगों को अजीब लगने वाली। मेरा पॉलिटिकल मामले में एक साइकोलॉजी है, राजनीति मामले में आदमी जितना काम करता है उतना रिटर्न उसको मिलता है सर। ऐसा नहीं होता कि राजनीति में आदमी काम कर रहा है या सेवा में काम कर रहा है उसको रिटर्न नहीं मिल रहा है। राजनीति में तो मिलिट्री जैसा मामला है, फील्ड में स्टार बटे हुए हैं, वो रखे हुए हैं, जितनी परेड करोगे उतने स्टार कंधे पे आके लगेंगे। यही पॉलिटिक्स है। मतलब मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं कि मैं अपने आप को सीनियर हूँ, सीनियर मानता हूँ, परंतु मुझसे अगर जूनियर कोई आगे बढ़ गया तो मैं उसके मुकाबले मेहनत नहीं करता था सर। अगर मेहनत कोई करेगा तो वो आगे जाएगा, अगर मेहनत नहीं करेगा तो रह जाएगा। ये पॉलिटिक्स का गेम। ये तो पॉलिटिक्स का एक फिनोमिना आपने बता दिया, लेकिन क्या इस आधार वाक्य को, क्या इस सूत्र वाक्य को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समझता है? इसीलिए जब इस प्रकार की पदों की या निगम मंडलों की नियुक्तियां होती हैं, पदों पर चुनाव होते हैं, तो वो सहज तरीके से संपन्न हो जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस कहती है आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, इसलिए कोई असंतोष के स्वर पनपते नहीं हैं, दबा दिए जाते हैं। बीजेपी में जितनी इंटरनल डेमोक्रेसी है उतनी तो किसी भी पार्टी में नहीं। हमारे यहाँ विधिवत चुनाव होता है, अध्यक्ष जी सर्वोपरि देते हैं, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी भी अध्यक्ष जी के बाद नंबर आता है, मुख्यमंत्री हमारे अध्यक्ष का सबसे ज़्यादा सम्मान करते हैं। बीजेपी के इंटरनल डेमोक्रेसी का मुकाबला तो नहीं करते, परंतु ये बात सही है कि संगठन की समझ हमारे कार्यकर्ता में दूसरे संगठन से ज़्यादा है। जैसे अगर मुझे कोई बात की इच्छा हुई, पद की इच्छा हुई और नहीं मिला, तो फिर मेरे जैसे लोगों को या अन्य लोगों को भी समझाने में बहुत टाइम नहीं लगता। वो समझ लेते हैं कि अगली बार नहीं होगा तो उससे अगली बार हो जाएगा, या ये आदमी का अधिक उपयोग था नहीं था। इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं में अन्य दल के कार्यकर्ताओं से मैच्योरिटी ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो मैच्योरिटी को आप यूँ नहीं कह सकते दबाते हैं। ये मैच्योरिटी आपको ये जो परिपक्वता है उसकी झलक क्या मैहर चुनाव में देखने को मिलेगी? क्योंकि आपके जो विधायक अभी जिनको अपने विधायक का टिकट घोषित करने की बात चल रही है या जिनको देने की बात चल रही है, उनकी पैराशूट लैंडिंग हुई है कुछ ही समय पहले, वो भारतीय जनता पार्टी में आए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जो वहाँ वर्षों से काम कर रहा है वो उन्हें विधायक के रूप में स्वीकार करेगा, उनके साथ प्रण प्राण से जुटेगा? क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि असंतोष के सुर ही उसकी जीत का कारण बनेंगे। देखो, एक तो ये है कि ये नाम अचानक नहीं आया, पिछले 1.5 साल से ये नाम चल रहा है जब से वो पार्टी में आए। एक नारायण जी की विशेषता ये है कि एक रास्ता उनके हाथ में और था, वो ये था कि वो विधायक से त्यागपत्र नहीं देते। फिर क्या होता, कांग्रेस को अनुशासनहीनता की उन पर कार्रवाई करना पड़ती, कांग्रेस उनको पार्टी से निकालती, तो वो निर्दलीय विधायक हो जाते, विधायक पद तोड़ जाता। वो आराम से बगैर चुनाव लड़े पूरा टाइम निकाल सकते थे, कोई ताकत उनकी वो नहीं थी जो उनका विधायक पद छीन लेती। उन्होंने कहा नहीं, मैं जनता से, अगर मैं कांग्रेस के सिंबल पे जीता हूँ तो अब विधायक रहूँगा तो मैं बीजेपी के सिंबल पे रहूँगा, अगर बीजेपी का विधायक रहूँगा। ये तो उनका बड़प्पन है, इसलिए आगे बढ़ के उनने त्यागपत्र दिया, नहीं तो कोई तरीका नहीं था कि उनको विधायक पद से हटना पड़ता। तो इसको जनता ने अप्रिशिएट किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने अप्रिशिएट किया, सब जानते हैं इसको टिकट मिलने वाला। तो क्या ये जो अप्रिशिएशन है वो विक्ट्री में कन्वर्ट होगा? 100%, 101% होगा। और ये जो जितने कांग्रेस के गणित हैं ये सब, मैंने तो एक बार मजाक में कहा, किसी ने कहा अजय सिंह जी ने कि नाक का सवाल है अगर वो चुनाव नहीं हुआ, तो मैंने कहा मजाक में कहा कांग्रेस के सारे नेताओं से कोई पार्ट दाव पे मत लगाना, कट जाता है तो बहुत दर्द होता है। इस बार बीजेपी जीतने वाली है, नाक लगाओगे तो कटेगी, क्या फ़ायदा, हम भी नहीं चाहते ऐसी तकलीफ हो, पर बीजेपी जीतेगी सर, वन साइड जीतेगी। नहीं, लेकिन भले ही उनकी नाक का सवाल हो ना हो, लेकिन आपकी साख का सवाल है, क्योंकि जिस प्रकार से
भारतीय जनता पार्टी ने रतलाम झाबुआ के उपचुनाव की हार के बाद जिस प्रकार से एक माहौल कांग्रेस तैयार करने की कोशिश कर रही है, वो मैहर का चुनाव उस पर ठप्पा लगा देगा। तो मैहर का चुनाव आपके लिए भी दिशा सूचक और संकेतक का कार्य करेगा। तो आप इतने आश्वस्त किस बात को लेकर हैं, क्या आखिर ऐसा है मैहर में? जैसे आदमी कर्म कर लेगा तो ही संतुष्ट होगा। मुझको आज इतना शायद नहीं बोलना चाहिए, तो भी वहाँ जो लीडरशिप काम कर रही है वो आज ये बता सकती है कि इस बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को इतने वोट मिलेंगे और कांग्रेस को इतने मिलेंगे और बीएसपी को इतने जाएंगे, सपा को इतने जाएंगे। हमारी इतनी तैयारी है, उस बूथ का टोटल हमारे पास आता है, कभी ऊपर नीचे कुछ होता है। अब ये चेंज इसलिए नहीं होना कि कैंडिडेट सबको मालूम है। अगर कैंडिडेट मालूम नहीं होता तो अचानक विजय सिंह की घोषणा आपने कर दी तो लोग नाराज़ हो गए, तो जाति का असर आ गया, ये ठाकुर आ गया तो ब्राह्मण नाराज़ हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, सबको मालूम है हमारा कैंडिडेट कौन आने वाला। और उसके नाते 1 साल से हम जमावट कर रहे हैं। जब 1 साल से वो जमावट कर रहे हैं तो वो जो आंकड़ा मंडल हमारे बूथवार हमारे हाथ में है, वो हमें विश्वास दिलाता है, कॉन्फिडेंस पैदा करता है, और इसीलिए हम दावे से बोलते हैं। तो अगर मैं मैहर के चुनाव की जीत को आपके हिसाब से सुनिश्चित मानूं, तो फिर क्या 2018 में आप शिवराज जी के नेतृत्व में, और अब तो चौहान स्क्वायर है, अब तो आपके पार्टी अध्यक्ष भी चौहान है, तो ये जो चौहान स्क्वायर का फॉर्मूला है, क्या ये 2018 में वाकई में जीत का वर्ण करेगा, इतिहास रचेगा? कांग्रेस को वही तो चिंता है। जो शिवराज सिंह जी पे अटैक हो रहे हैं वो 18 के परिणाम देख के हो रहे हैं। उन्होंने कहा इनका व्यक्तित्व ये रहा, इतने सेवा भाव रही, इतनी लोकप्रियता रही, तो 18 में कांग्रेस का पतन चलेगा। इसीलिए तो नई बातें झूठी सच्ची करके वो लाते रहते हैं। कांग्रेस ही सिद्ध करती है, कांग्रेस ही बताती है कि अगली बार 18 की यात्रा को, विजयी रथ को भाजपा की कोई नहीं रोक सकता। किसानों के मुद्दे पर थोड़ा सरकार को अभी बहुत सारा समस्याओं का सामना करना पड़ा, जबकि मुख्यमंत्री खुद को किसान पुत्र कहते हैं। किसान आप तो चूँकि क्षेत्र में बहुत रहते हैं, लोकप्रिय हैं, लोकप्रिय जनसेवक हैं, जननेता हैं, तो किसानों की पीड़ा तो वाकई में एक वैसी अगर कहा जाए ऑथेंटिक पीड़ा है, उसको लेकर सरकार को कुछ और गंभीर प्रयास करने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थितियां चाहे वैश्विक स्तर पर हो, मौसम की मार हो या नई तकनीकों की, जो भी है त्वरित करने की आवश्यकता है। अन्नदाता परेशान है वर्तमान में, उसको लेकर सरकार की क्या कार्य योजना है और आपकी क्या सोच है कि क्या और सरकार करने वाली है उनके लिए? देखिए, एक तो किसानों की राहत का काम आज से 10 साल 12 साल पहले नहीं होता था। मैं तो खुद ही किसान हूँ। कभी ओला हो जाता था, हम सरकार के पास नहीं जाते थे किसान, कोई नहीं, मैं क्या, कोई नहीं आता था, क्योंकि हमें कल्पना ही नहीं होती थी कि सरकार हमको सहायता करेगी। ये तो बीजेपी की सरकार बनी, जब से सरकार सहायता करेगी ये शुरू हुआ, उसके पहले कब होती थी? मतलब ये उम्मीद ही आपने जगाई? उम्मीद ही हमने जगाई, और उम्मीद हमने जगाई है तो वो हमसे आशा करेंगे तो हमको पूरा करना। ये जो अब आप कल्पना करो कि एक किसान आज छोटी कोई मामला होता है तो बिल्कुल चौराहे पे आके बोल देता है कि शिवराज सिंह जी को करना चाहिए। क्यों बोल देता है? वो जानता है कि अपनी सरकार है, अपना मुख्यमंत्री किसान की चिंता करता है। 10 साल पहले राजा की बात क्यों नहीं करता था? उन्होंने कहा महल में सो रहा होगा, तो क्यों नहीं करता था? उन्हें मालूम है ये अपनी सरकार नहीं है। इसलिए जो किसानों के लिए करा, उसके 2 उदाहरण बताऊँगा। पहले जब भी बीमा होता था, पूरे एक पटवारी उसके रेवेन्यू सर्कल के अनुसार होता था, और रेवेन्यू सर्कल में 8-10 पटवारी होते हैं। हमने उसको घटा के पटवारी हल्के पे लाए, अब हम उसको घटा के गांव पे लाए। अब जो नया प्रस्ताव है उसमें किसान के व्यक्तिगत खेत में जितना नुकसान होगा उसके अनुसार उसको बीमा मिलेगा। ये बड़ी बात है, नहीं तो इसकी पहले जमा होता था, कभी नहीं मिलता था। अभी 3000 करोड़ रुपए सरकार ने बांटे, और कब बांटे? जब किसान की ने बखर चला दी थी, खेत में बखर दिया था, फसल नहीं बची थी। अब 3000 करोड़ कहाँ से लाएंगे? केंद्र सरकार ने, ठीक हम सौभाग्यशाली हैं, 2000 करोड़ हमको अभी दिए। उसके पहले तो वो आशा भी नहीं थी, अभी केंद्र सरकार ने दे दिए। परंतु 3000 करोड़ किसान को दे देना छोटी बात नहीं है। 1 हेक्टेयर पे 8500 रुपये दिए। आज किसान के पास जो फसल मिली है, जो रुपया मिला, वो अगर जोड़ लें तो फसल से दुगना हो जाता है। हमें तो अब तो मजाक में कि किसान कहते हैं नहीं भी हो तो क्या फ़र्क है, शिवराज सिंह तो है, ला देगा, अपना पैसा आ जाएगा। इसलिए किसान को सहायता मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण बात, अभी
सरकार के खिलाफ जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन और कर्मचारी संघ और जो संगठन हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, अभी 65 संघों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। कांग्रेस ने इसमें भी उम्मीद की किरण ढूंढ रही। कांग्रेस को लगा कि बस वही फिक्स समय आ गया है 2003 वाला, जब दिग्विजय सिंह के प्रति कर्मचारियों में बहुत आक्रोश था, तो ये आक्रोश उनकी जीत का कारण बन सकता है। आपको क्या लगता है ये आक्रोश आपके लिए क्या काम करेगा? देखो, मैं अभी वो बोलता हूँ, क्या बोलते हैं उनके मेहमान, क्या होते हैं शिक्षक, क्या कहते हैं, अतिथि शिक्षक। जब अतिथि शिक्षक बने तब उन्होंने एग्रीमेंट किया है कि हम अतिथि शिक्षक रहेंगे, कॉलेज में 2 घंटे पढ़ाने आएंगे, बाकी दिन अपनी दुकान पे बैठेंगे, या जो धंधा का करते हैं वो करेंगे। आपने एग्रीमेंट किया ना, आपने एग्रीमेंट किया था, आप परमानेंट कैसे हो जाओगे? एग्रीमेंट करते समय आप पढ़े लिखे थे ना, ये कांग्रेस की योजना थी ना, तो जब तक तो नहीं बोले। आज बीजेपी की सरकार आ गई तो अतिथि शिक्षक परमानेंट हो गए। वो होंगे कि नहीं होंगे ये विषय मेरा बिल्कुल नहीं है, मेरी उनसे सहानुभूति, सबसे सहानुभूति अलग बात है, परंतु इच्छा जागी है कि ये सरकार अपने लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए अतिथि शिक्षक भी मैदान में दौड़ गए। जो दूसरे तरह के थे वो भी लोग मैदान में आ गए। जो 1000 रुपये महीने का काम करते थे वो भी आज 15,000 रुपये महीना मांगने लगे। इसका कारण नाराज़ी नहीं होगी सर, इसका कारण ये जनता, कर्मचारी आम जानते हैं कि अगर कोई दे सकता है तो शिवराज सिंह दे सकता है। तो इस सारी चीज़ों को आप बाल हट की दृष्टि से देख रहे हैं कि उनको उम्मीद है, किसान को उम्मीद है कि उसकी फसल का नुकसान शिवराज सरकार भरेगी। बिल्कुल। शिक्षा कर्मियों को उम्मीद है कि उनका संविदा के स्तर पर संविलियन या उनकी नियुक्ति शिवराज सरकार करेगी। तो ये उम्मीद का आक्रोश है, उम्मीद का आक्रोश है। और आप तय मानो, जब चुनाव आएगा तो ये लोग पूरी ताकत लगाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम कि इनको ही दबा के काम ले सकते हैं, कांग्रेस तो बात ही करने वाली नहीं है। तो वो हमको जिंदा रखना उनका काम है, उनको फायदा है तो बीजेपी को बनाए रखना पड़ेगा। इसलिए ये जो कांग्रेस को आशा है ये बेमतलब की आशा है, मौके पे सब हवा निकल जाएगी। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूँगा। एक बार आपको ऊर्जा विकास निगम का अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि आप इस प्रदेश की जनता के साथ और सरकार के साथ जो उसके विचारधारा है उसके साथ न्याय कर सकें। और जिस प्रकार से सिसोदिया साहब ने कहा कि अगर इनके बारे में ये कहूँ कि चुप रह के तूफान उठाया जा सकता है और बिना कहे भी शोर मचाया जा सकता है। ये पानी है, जिससे मिलते हैं वैसे हो जाते हैं, पानी में हर रंग मिलाया जा सकता है बखूबी, चाहे मुख्य प्रवक्ता की बात हो, चाहे सरकार के काम कार्यकर्ता की बात हो, संगठन के एक मजबूत सिपाही की बात हो, हर भूमिका को बखूबी निभाया है। और सरकार के आक्रोश, सरकार के प्रति जनता के, किसान के और कर्मचारियों के आक्रोश को उन्होंने जिस खूबसूरती के साथ प्रस्तुत किया है कि ये आक्रोश हट है, ये आक्रोश एक प्रेम है, ये आक्रोश एक आकांक्षा है कि ये सरकार उनकी आकांक्षाओं को, उनकी उम्मीदों को पूरा कर सकती है। इसलिए हमारे सामने ये लोग आ रहे हैं, लेकिन ये हमसे नाराज़ नहीं होंगे, ये हमारा वरण करेंगे, हमारी जीत को सुनिश्चित करेंगे। IND 1 to 1 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। पुनः आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।